गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, अपन एमकॉम फाइनल में दो विषय पढ़ते हैं। एक है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी का। आज मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के टॉपिक पर एक चर्चा करना चाहता हूं। और आज का जो टॉपिक है या विषय है वो है कंपनसेशन या क्षतिपूरण। अब कंपनसेशन क्या होता है, क्षतिपूरण क्या होता है, तो विद्यार्थियों मैं आपको पहले बता दूं कि सरकार जब निजी क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को अधिग्रहित कर लेती है या उनका राष्ट्रीयकरण कर देती है और उसकी एवज में जो पैसा उनके स्वामी को देती है उसे हम सामान्य शब्दों में कंपनसेशन या क्षतिपूरण के नाम से जानते हैं। तो प्रस्तुत अध्याय में अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्षतिपूरण का क्या अर्थ है या क्षतिपूर्ति का क्या अर्थ है और क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण की विभिन्न विधियां या सिद्धांत क्या होते हैं, क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण कौन करता है, उसके अलावा क्षतिपूर्ण राशि के भुगतान की विधियां क्या हैं और भारत में राष्ट्रीयकृत उद्योगों को क्षतिपूर्ण किस प्रकार से किया गया, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक जो है क्षतिपूर्ण का एग्जामिनेशन पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक सवाल 20 नंबर का अवश्य बनता है इस साल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्षतिपूरण या कंपनसेशन के अर्थ से। अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि क्षतिपूर्ति या क्षतिपूरण का अर्थ उस धनराशि से है जो निजी उद्योग के स्वामियों को उनके उद्योगों को सार्वजनिक उद्योग में परिवर्तित करने के कारण परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा चुकाई जाती है, उसे हम क्षतिपूर्ण राशि कहते हैं। कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति राशि का मतलब उस धनराशि से है जो सरकार द्वारा निजी उद्योगपतियों का उनको जो उनके हम अधिग्रहण करते हैं उद्यम को या उपक्रम को, उसकी एवज में जो धनराशि दी जाती है निजी स्वामियों को या उद्योगपतियों को, उसे हम क्षतिपूर्ण राशि के नाम से जानते हैं या कंपनसेशन के नाम से जानते हैं। तो मोटे मोटे शब्द हम कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ण का अर्थ सरकार द्वारा निजी स्वामियों को दी जाने वाली उस धनराशि से है जो उनके उद्योग या उपक्रम को सरकार खरीदती है, उसके बदले में पेमेंट जो करती है वो क्षतिपूर्ण राशि कहलाती है। अब सवाल यह है कि क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ण राशि के निर्धारण की विभिन्न विधियां या सिद्धांत क्या है, कि क्षतिपूर्ति की राशि के क्या आधार हो सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सरकार जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने या किन्हीं विशिष्ट कारणों से उद्योगों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकृत करती है। मतलब सरकार या तो अपने कोई विशेष उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है या किसी विशिष्ट कारणों से उद्योगों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में अधिग्रहित करती है। ऐसी परिस्थिति में उनके स्वामियों की क्षतिपूर्ति की जाती है जिससे क्रमिक समाजवाद में आस्था बनी रहे। मतलब कंपनसेशन क्यों दिया जाता है या क्षतिपूर्ण राशि क्यों दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि समाजवाद में लोगों की आस्था बनी रहे। इसके अतिरिक्त भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये हम सभी जानते हैं कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें निजी क्षेत्र भी काम करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण से निजी क्षेत्र उद्यम को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। क्योंकि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो निजी क्षेत्र का भी एक अपना अलग स्थान है, सम्मानजनक स्थान है, जिससे उनके स्वामी को उचित क्षतिपूर्ण किया ही जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, इसका एक दूषित प्रभाव निजी उद्योगों एवं विनियोजन पर पड़ता है। क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने की जो विभिन्न विधियां हैं या जो विभिन्न सिद्धांत हैं या जो हम कह सकते हैं विभिन्न आधार हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे भौतिक परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा, पूंजीगत व्ययों के आधार पर किया जा सकता है। तीसरा, स्कंद विनिमय बाजारों में प्रतिभूतियों की कीमत विधि के आधार पर किया जा सकता है।
चौथा लाभार्जन विधि के आधार पर किया जा सकता है। पांचवा सरकार की इच्छानुसार क्षतिपूरण किया जा सकता है। छठा मिश्रित क्षतिपूरण विधि है। सातवां सम्मानित लाभ विधि है। और आठवां है सरकार के दिए गए विवरण। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं एक एक आधार का या एक एक सिद्धांत का कि क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, ये वे कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला आता है भौतिक परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर। भौतिक मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके मूल्यांकन के आधार पर। अब क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के लिए भौतिक जो संपत्तियां होती हैं उपक्रम की या संस्थान की, उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीयकृत उद्योगों की समस्त वास्तविक संपत्तियों का अंकन किया जाता है। मतलब जिस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना है, नेशनलाइजेशन किया जाना है, उसकी उद्योग की समस्त वास्तविक संपत्तियों का आकलन किया जाता है, अंकन किया जाता है। इसके दो आधारों पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाता है। एक तो ऐतिहासिक मूल्य और दूसरा बाजार या प्रतिस्थापन मूल्य। अब भौतिक संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए हमने देखा कि दो आधार हैं, ऐतिहासिक मूल्य या बाजार मूल्य। ऐतिहासिक मूल्य का मतलब क्या हुआ कि संपत्तियों को उनके ऐतिहासिक मूल्य, उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू, संपत्तियों को उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू को मापा जाता है, ऐतिहासिक मूल्य को मापा जाता है, जो कि लेखा पुस्तकों में अंकित है। क्योंकि लेखा पुस्तकों में क्या होता है, जो भी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें उनका हिस्टोरिकल मूल्य अंकित होता है या उनका ऐतिहासिक मूल्य अंकित होता है। उस आधार पर उनके मूल्य पर उनको आंका जाता है। परंतु यहाँ पर ह्रास या डेप्रिसिएशन कितना और किस आधार पर अपलिखित किया जाए, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। मतलब पहला जो तरीका है कि भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक आधार पर। तो ऐतिहासिक आधार पर क्या है कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लियरली मेंशन होता है कि ऐतिहासिक आधार पर इस भौतिक संपत्तियों का मूल्य क्या है। लेकिन इन भौतिक परिसंपत्तियों के मूल्य में डेप्रिसिएशन या ह्रास की राशि को किस प्रकार या कितना काटा जाए, कितना अपलिखित किया जाए, ये एक मेजर प्रश्न खड़ा हो जाता है। दूसरा है बाजार मूल्य। इस आधार पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, इसके आधार पर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन कठिनाई ये आती है कि किस स्थान के बाजार मूल्य को अपनाया जाए, क्योंकि विभिन्न बाजारों में अलग अलग कीमतें पाई जाती हैं। मतलब परिसंपत्तियों का हम बाजार मूल्य भी देख सकते हैं, उसके स्थान, उसके बाजार मूल्य के आधार पर हम परिसंपत्तियों के मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि बाजार मूल्य अगर हम लेते हैं तो हर एक स्थान का, हर एक प्लेस का बाजार मूल्य अलग अलग होता है, और अलग अलग होने से किस बाजार मूल्य को लिया जाए या छोड़ा जाए, ये एक दुष्कर प्रश्न हो जाता है। तो क्षतिपूरण राशि के निर्धारण की इस विधि का दोष ये है कि किसी भी गतिशील उद्योग का वास्तविक मूल्य उसकी समस्त परिसंपत्तियों के मूल योग मात्र से ही नहीं होता है, बल्कि उसकी राजस्व उपार्जन क्षमता पर आधारित होता है। मतलब इसका दोष क्या है, इस विधि से अगर हम क्षतिपूरण की राशि का निर्धारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम केवल परिसंपत्तियों का भौतिक मूल्य ही जान पाते हैं, लेकिन उनका राजस्व, उनकी जो राजस्व क्षमता है उसका कोई आकलन इसमें नहीं किया जाता। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए यह अव्यावहारिक विधि है और इम्प्रैक्टिकल विधि है, और इसीलिए इस विधि का कोई खास उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्षतिपूरण की राशि के निर्धारण की जो पहला आधार या सिद्धांत है वो है भौतिक परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर, जो कि बहुत उचित जान नहीं पड़ता है। दूसरा है पूंजीगत व्ययों के आधार पर। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की स्थिति में क्षतिपूरण का निर्धारण पूंजीगत व्यय विधि द्वारा भी किया जा सकता है। पूंजीगत व्यय का मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनके आधार पर भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। क्षतिपूरण राशि के निर्धारण की यह विधि जो है बहुत आसान है, लेकिन वास्तविक पूंजीगत व्ययों का सही निर्धारण नहीं हो पाता। मतलब ये विधि तो आसान है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख लीजिए, पूंजीगत व्ययों को देख लीजिए और उस आधार पर उनका आप मूल्य आंक सकते हैं, लेकिन वास्तविक पूंजीगत व्ययों का सही निर्धारण नहीं हो पाता। मतलब प्रॉपर निर्धारण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ऐसे व्यय लेखा पुस्तकों में कई बार सही नहीं होते हैं। मतलब जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें इस प्रकार के व्यय सही नहीं होते हैं, और कृत्रिम प्रविष्टियां भी कई बार कर ली जाती हैं। कई बार आप फिक्टिशियस या कृत्रिम प्रविष्टियां कर लेते हैं।
इस प्रकार उपक्रम की क्रय की गई कीमत तथा वर्तमान कीमत में काफ़ी अंतर आ सकता है। तो मतलब ये भी है कि आप जो कीमत तय करते हैं जो बुक्स और अकाउंट्स में और वर्तमान कीमत में, उसमें भी अंतर आ सकता है। अतः यह पद्धति सरल है, लेकिन सरल होते हुए भी अपनाने योग्य नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दो विधियां देखी अपन ने, पहला भौतिक संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर, दूसरा पूंजीगत व्ययों के आधार पर। तीसरा है स्कंद विनिमय बाजारों में प्रतिभूतियों की कीमत विधि। मतलब शेयर मार्केट में जो आपकी सिक्योरिटीज हैं उनकी कीमत के आधार पर भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब जैसे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की दशा में क्षतिपूर्ति की इस विधि में स्कंद विनिमय बाजार में निजी उपक्रम की प्रतिभूतियों की कीमतों के आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की जाती है। क्षतिपूर्ण राशि के निर्धारण की विधि बहुत सरल है, क्योंकि उपक्रम की प्रतिभूतियों का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। मतलब शेयर मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका मूल्य आसानी से ज्ञात किया सकता है। हमें रोज़ उनके मूल्यों को हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनका मूल्य पता कर सकते हैं। परंतु कठिनाई ये आती है कि प्रतिभूतियों का सही मूल्य का पता करना सरल नहीं होता। मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है कि प्रतिभूतियों के मूल्यों के आधार पर यदि हम कीमत का निर्धारण करें उपक्रम का, तो प्रतिभूतियों के सही मूल्य का पता करना सरल नहीं होता है, क्योंकि उनके मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं। मतलब मूल्यों में क्या होता है, बहुत वोलेटाइल मार्केट होने के कारण से मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से देखने को मिलते हैं और मूल्य सरकारी नीति से प्रभावित होते हैं तथा सट्टे की गतिविधियां भी होती हैं। मतलब मूल्य एक तो बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे की ओर जाते हैं, दूसरा मूल्य जो है सरकार की जो नीतियां हैं उनके कारण से भी फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं, तेज़ी से नीचे जा सकते हैं। और सट्टे की जो गतिविधियां हैं, स्पेकुलेशन शेयर मार्केट में, वो भी प्रतिभूतियों के मूल्यों को ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये विधि सरल भी है क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण के लिए, बहुत सरल विधि है कि आप प्रतिभूतियों का मूल्य ज्ञात कर लीजिए और उसी हिसाब से क्षतिपूर्ति की राशि निजी उद्योगपतियों को या स्वामियों को दे दीजिए। लेकिन चूंकि क्षतिपूर्तियों का मूल्य सदैव स्थिर नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है और काफ़ी तेज़ी से कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये विधि भी अव्यावहारिक जान पड़ती है स्कंद विनिमय बाजारों प्रतिभूतियों की कीमत विधि। चौथा है लाभार्जन विधि। अब लाभार्जन विधि या जो हम कह सकते हैं प्रॉफिट्स बेस्ड जो विधि है, इसमें क्या है कि राष्ट्रीयकरण के बाद एक और उद्योग के स्वामी को हो रहा लाभ नहीं, राष्ट्रीयकरण के बाद क्या होता है कि एक और तो उद्योग के स्वामी को हो रहा लाभ नहीं मिल पाता, दूसरी ओर राजस्व की प्राप्ति की हानि भी होती है। मतलब लाभ विधि में क्या है, लाभार्जन विधि में, कि जब हम उद्योग का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया जाता है तो एक तो लाभ उपक्रम को नहीं मिल पाता, और जब लाभ नहीं हो पाता तो सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। अतः किसी प्रकार की क्षति या हानि न हो, इस उद्देश्य से उपक्रम त्यागने वाले स्वामी को या तो उतनी ही आय अर्जित करने का अन्य उपक्रम दिया जाए अथवा उतनी ही धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए, जिससे वह अपनी पूर्व आय सरलता से कमा सके। मतलब क्या है कि लाभार्जन विधि में क्या है कि किसी प्रकार की क्षति या हानि न हो निजी उद्योगपति को, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस उद्देश्य से उपक्रम त्यागने वाले स्वामी को या तो उतनी आय का अर्जित करने वाले का अन्य उपक्रम दे दिया जाए जितनी आय उसकी होती थी, अथवा उतनी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए जिससे वह अपनी पूर्व आय सरलता से कमा सके, या आप क्षतिपूर्ति के रूप में इतनी राशि उसको दें कि वो अपने पूर्व वाली आय को मेंटेन कर सके। क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण की यह विधि तर्कसंगत भी है और सैद्धांतिक भी है। मतलब देखा जाए तो ये विधि बहुत तर्कसंगत है और सैद्धांतिक भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन सभी प्रकार की दशाओं में व्यवहारिक नहीं कही जा सकती। लेकिन हर कंडीशन में ये विधि प्रैक्टिकल होगी, व्यवहारिक होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी कभी क्षतिपूर्ति की राशि इतनी ज़्यादा बन जाती है कि सरकार राष्ट्रीयकरण की बात सोच भी नहीं सकती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप उपक्रम को अधिकृत कर रहे हैं और उपक्रम को अधिग्रहण करने के कारण से आप क्षतिपूर्ति की राशि उनको दे देते हैं कि जितना वो लाभ कमा रही थी उतनी लाभार्जन की राशि का एक अन्य उपक्रम देते हैं या उतनी ही राशि उनको दे देते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि सरकार को ये उद्योग को अधिग्रहण करना बहुत महंगा पड़ जाता है और सरकार कई बार इतनी धनराशि देने की सोच भी नहीं सकती है। पांचवा है सरकार की इच्छानुसार क्षतिपूर्ण। अब भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 31 के अनुसार सरकार अपनी इच्छा के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित कर सकती है। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कर दिया गया है कि सेक्शन तो 31 है
आर्टिकल 31 जो कहती है कि सरकार अपनी इच्छा अनुसार भी क्षतिपूरण की राशि निर्धारित कर सकती है और इसके विरुद्ध न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत नहीं किया सकता। मतलब सरकार अपनी इच्छा अनुसार निर्धारण कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो भी सरकार के द्वारा तय किया जाएगा मूल्य, उसके विरुद्ध सरकार के ऊपर न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्षतिपूर्ति के निर्धारण के आधार को न्यायालय में चुनौती जरूर दी जा सकती है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन व्हाट बेसिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन, उस आधार को तो आप चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जो सरकार क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करती है, उस निर्धारित राशि को आप चैलेंज कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं। तो यह है सरकार की इच्छानुसार क्षतिपूरण। मतलब कुल मिलाकर यह है कि क्षतिपूरण की राशि सरकार के द्वारा भी, भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है धारा 31 में, अनुच्छेद 31 में, कि सरकार को भी धनराशि के निर्धारण करने का अधिकार होता है। सरकार जब चाहे किसी भी उद्योग को अधिकृत कर सकती है और जो मूल्य उसका लगाना चाहे सरकार उसका मूल्य लगा सकती है। नेक्स्ट है मिश्रित क्षतिपूरण विधि। मिश्रित क्षतिपूरण विधि में भौतिक संपत्तियों एवं पूंजीगत व्ययों को मिलाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है। मिश्रित मतलब क्या है? मिक्स्ड कंपनसेशन मेथड। अब मिक्स्ड कंपनसेशन मेथड में भौतिक संपत्तियां, मतलब जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तथा पूंजीगत व्ययों, मतलब उनकी भौतिक संपत्तियां क्या हैं और उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है, उनको मिलाकर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है उसके लिए क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण का मिक्स्ड क्षतिपूरण विधि में या मिश्रित क्षतिपूरण विधि में? फॉर्मूला है संपत्ति का क्रय मूल्य प्लस संपत्ति का वर्तमान मूल्य माइनस संपत्ति की ह्रास राशि यानी डेप्रिसिएशन, वो अनुमानित होता है अपॉन 2। जैसे संपत्ति का क्रय मूल्य और संपत्ति प्लस संपत्ति का वर्तमान मूल्य, मतलब संपत्ति का परचेज प्राइस क्या है और संपत्ति का वर्तमान मूल्य क्या है, इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से माइनस हम कर देंगे डेप्रिसिएशन राशि जो कि अनुमानित होगी, है ना, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो वो राशि निकल के आ जाएगी जो कि उद्योग को अधिग्रहण करने के परिणाम स्वरूप सरकार को देनी होगी। मिश्रित क्षतिपूरण विधि द्वारा क्षतिपूर्ण राशि का निर्धारण करने से स्वामी को न तो वर्तमान प्राप्त होता है और न ही क्रय मूल्य। इसके अलावा इस विधि में उपक्रम की लाभ कमाने की क्षमता पर भी विचार नहीं किया जाता। तो ये मिश्रित जो क्षतिपूरण विधि है ये कोई बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। 7th है सम्मानित लाभ विधि। सम्मानित लाभ विधि जो है क्षतिपूरण राशि के निर्धारण में, इस विधि के संदर्भ में विद्वानों का यह मत है कि निजी उपक्रम के स्वामियों को क्षतिपूर्ति की राशि इतनी तो दी जाए कि अपने उपक्रम से संभावित लाभ को तो वो प्राप्त कर सके। मतलब सम्मानित लाभ का मतलब ये है कि उसको इतना राशि तो दिया जाए कि वह अपने उपक्रम से संभावित लाभ जो है उनको वो प्राप्त कर सके। इसका प्रमुख कारण ये है कि जिस उपक्रम को अधिकृत किया जा रहा है वह अपने साथ अपनी भावी आय भी ले जाता है। मतलब जिस उपक्रम को अधिकृत किया जाता है या उसको टेक ओवर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वह उपक्रम अपने साथ भावी आय भी ले जाता है, मतलब उसकी फ्यूचर की इनकम है वो भी चली जाती है। अतः सरकार को चाहिए कि वैसे उपक्रम के स्वामियों को प्राथमिक कठिनाइयों तथा समस्याओं का उपयुक्त पारितोषिक अवश्य दे। मतलब सरकार क्या करे, जब इनका अधिग्रहण करे तो उनको जब बनाया गया था उस समय जो प्राथमिक कठिनाइयाँ आई थीं या जो समस्याएं आई थीं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पारितोषिक अवश्य दे। ये होता है सम्मानित लाभ विधि। और लास्ट है सरकार के द्वारा दिए गए विवरण। सरकार के दिए गए विवरण मतलब सरकार को जो निजी स्वामियों के द्वारा या निजी उद्योगपतियों के द्वारा जो समय समय पर विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन विवरणों के आधार पर भी हम क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे इस विधि में क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण सरकार द्वारा विभिन्न विभागों जैसे आयकर, उद्योग विभाग एवं भूमि तथा कर विभाग इत्यादि को दिए गए वितरण के आधार पर किया जाता है। मतलब निजी स्वामी जो है वो जो सरकार को आयकर के डिटेल देता है या उद्योग विभाग तथा भूमि विभाग को कर आती देता है या कोई और डिपार्टमेंट से अपना डीलिंग करता है, तो उस विभाग इत्यादि को दिए गए विवरण के आधार पर सरकार क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करती है। जैसे सरकार को निजी उद्योगपति आयकर देता है, अन्य प्रकार के कर देता है, उद्योग विभाग तथा भूमि विभाग को अन्य प्रकार के कर देता है, तो जो वो कर दे देता है
उन विवरणों के आधार पर सरकार मूल्यांकन इनका कर सकती है। इस विधि द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण में कठिनाई बिल्कुल नहीं आती। इसमें क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने में कठिनाई क्यों नहीं आती? क्योंकि इसमें स्वामी जो भी हैं उनके द्वारा दिए गए तथ्यों तथा आंकड़ों को आधार ही मान लिया जाता है। मतलब जो निजी स्वामियों या उपक्रम के प्रबंधकों द्वारा जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उनको ही आधार मानकर क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण कर लिया जाता है। लेकिन कठिनाई यह है कि स्वामी के आंकड़े तथा तथ्य गलत भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपने टैक्स दिया है या आपने कोई कर का भुगतान किया है, कोई भूमि कर दिया है, उद्योग विभाग को कोई टैक्स दिया है, तो वो आंकड़े आपके गलत भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये भी एक तरीका है कि सरकार के दिए गए विवरणों को आप आधार मानकर निजी स्वामियों के उपक्रमों को अधिकृत कर सकते हैं। तो क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण की उपयुक्त विधियों में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है, ये भी जानना जरूरी है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक जो विधि है उसके अपने गुण दोष हैं। जैसे अपन ने अभी ये 7-8 विधियां पढ़ी, इन सब विधियों के अपने गुण दोष हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। मतलब जितने भी गुण दोष हैं ये समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, सर्कमस्टांसेस के अनुसार बदलते रहते हैं। अतः क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करते समय अनेक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब जब हम क्षतिपूर्ति की राशि के कोई एक फॉर्मूला ईजाद करना चाहें इन 7-8 में से, तो हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण आमतौर पर करना चाहिए? वो है जैसे उपक्रम का आकार प्रकार, है ना। दूसरा, उपक्रम की उदार नीति, उपक्रम की आय, विशिष्ट हानि की पूर्ति, सही प्रक्रिया एवं सद्भाव पैदा करने वाली, अनुकूल प्रभाव, दायित्व की सीमितता, सरकार द्वारा अधिग्रहण राशि का भुगतान एवं सरल विधि इत्यादि। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर उपक्रम के अधिग्रहण की राशि का निर्धारण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज मैं वीडियो क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। इस क्लास में अपन ने ये जानने का प्रयास किया कि क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन का अर्थ क्या है और क्षतिपूर्ति के निर्धारण की विभिन्न विधियाँ या सिद्धांत क्या हैं या आधार क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको 8 आधार बताए हैं, जिसमें पहला है भौतिक परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर, दूसरा पूंजीगत व्ययों के आधार पर, तीसरा स्कंद विनिमय बाजारों में प्रतिभूतियों की कीमत विधि, चौथा लाभार्जन विधि, पांचवा सरकार की इच्छानुसार क्षतिपूरण, छठा मिश्रित क्षतिपूरण विधि, सातवां सम्मानित लाभ विधि और आठवां और अंतिम सरकार को दिए गए विवरण। तो विद्यार्थियों, इन 8 आधारों पर या इन 8 सिद्धांतों के आधार पर हम क्षतिपूरण की राशि का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस क्लास में अपन ने क्षतिपूरण का अर्थ और उनके निर्धारण की विभिन्न विधियों को जाना। अगले क्लास में क्षतिपूरण की राशि से संबंधित अन्य बातों पर अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।